चलिए अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। हाँ, इसको भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले इलेक्शन कमीशन देखेंगे। मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन अपन कल देखेंगे, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कल, हाँ मध्य प्रदेश, क्योंकि उसमें ज्यादा बड़ा है नहीं, है ना, क्यों नहीं है उसको बना देखिए। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या काम करता है भाई, इलेक्शन करवाने का काम करता है, नाम ही इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये कैसी बॉडी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल दिया गया है, तो ये भी लिखने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, हमको पता ही है। उसके बाद बनी कब है ये याद रखना है। कब बनी थी ये आपके 25 जनवरी 1950 में, है ना। अब 25 जनवरी को बनी थी, इसलिए 25 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट करना चालू कर दिया, वोटर्स डे, है ना। वोटर्स डे कब से हम मना रहे हैं, 2011 से मना रहे हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक। चलिए अब ये किस किस के जो है इलेक्शन कंडक्ट करता है, जैसे राष्ट्रपति के करेगा, है ना, उसके बाद उपराष्ट्रपति के करेगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के करेगा, लोकसभा के करेगा, राज्यसभा के करेगा, और स्टेट्स में जो आपके स्टेट लेजिस्लेशंस हैं, है ना, उनके ये क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो एक किसमें दिया गया है, आपके पार्ट 15 में दिया गया है, आर्टिकल 324 से 329, है ना, तो ज्यादा आर्टिकल्स भी नहीं है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस इतने ही आर्टिकल दिए गए हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें पार्ट 15 याद रखना है। पार्ट 15 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 324 से आपके 329 तक दिया गया है। उसके अलावा 25 जनवरी 1950 को यह बना था, और इसीलिए हमने 25 जनवरी को क्या डिसाइड किया, क्या बनाएंगे हम, आपका वोटर्स डे मनाएंगे। और वोटर्स डे हम कब से मना रहे हैं, 2011 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हम मनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। वोटर्स डे हम क्यों मना रहे हैं, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन, वो तो मना ही रहे, और पीछे और क्या उद्देश्य है इसको मनाने के पीछे, जागरूक करने के लिए ना, वोटर्स को और अवेयर करने के लिए कि आप जो है, अधिकार है आपका, वोट देना आपका अधिकार है, ठीक है, और वोट देना बहुत जरूरी है, ठीक है, हर एक वोट का मूल्य है, ठीक। तो हाँ, लोकतंत्र का त्योहार, ठीक है है ना, 2000 रुपए पर हेड, चलिए हाँ चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्टिकल 124, है ना, 124 क्या है है ना, पार्षद थे ना, अभी भी है, तो उनके चुनाव में जो नाटक किए हैं वो मैं पर्सनली जानता हूँ, कौन से वार्ड, 8 नंबर बीजेपी, 8 नंबर वोट कैंटोनमेंट का है। चलिए उसके हम बात करते हैं कि आर्टिकल, है ना, सारे आर्टिकल थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि क्या दिया है। 24 में क्या है, 324 में क्या है, है ना, कि ये क्या करेगा, ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा और इलेक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना, ठीक है, उसको सुप्रिटेंडेंट करेगा, उसको डायरेक्शन करेगा, ठीक। इलेक्शन को करवाने का जिम्मेदारी किसके किसके पास है, आपके आपके इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन जो है किससे करवा रहा है, वो आपके 324 से। 325 क्या कह रहा है कि आप क्या करोगे, एक वोटर लिस्ट बनाओगे, और वोटर लिस्ट में किसी को भी आप बाहर नहीं कर सकते, किसके बेस पर, धर्म के, जाति के, लिंग के, इन सारी चीजों के आधार पर किसी को जो है ना, आपको वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते, है ना। हाँ, ये सारे आर्टिकल पूछता है वो, है ना, इसलिए इसके जो सारे आर्टिकल्स है ना, वो याद कर लेना। जैसे क्या बोल रहा है वो, पहले तो जो है उसको इलेक्शन कराने की पूरी ताकत मिलती है, किससे, आपके 324 को, वो सारा इलेक्शन कराएगा, उसको कंट्रोल करेगा, कहां पे क्या होना है, कैसे होना है, कौन सी डेट पर होना है ना, ये सारी चीजें। कौन सा आर्टिकल दे रहा है उसको पावर, 324, 324। 325 से कह रहा है कि आप क्या करोगे, आप, है ना, क्या कहोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची तैयार करेगा, ठीक है ना। तो वोटर लिस्ट भी कौन तैयार करता है, आपका इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। और इलेक्शन कमीशन जब वोटर लिस्ट बनाएगा तो किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेगा, ठीक। किसके बेस पर, आपके
रीजन, कास्ट, सेक्स, है ना, इन सारे बेस के ऊपर वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है 326 किसके बारे में बात करता है आपके 18 से ऊपर लोगों को क्या मिलना चाहिए, वोटर का राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वोटिंग के राइट्स उनको दे रहा है, वोटिंग करने के लिए कह रहा है। ठीक, इसके पहले अगर देखा जाए तो 1988 के पहले आयु कितनी हुआ करती थी, एज 21 हुआ करती थी। फिर उसको चेंज कर दिया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया अपन ने 60 फर्स्ट अमेंडमेंट किया, और उसके बाद जो है एज कितनी हो गई 18 साल हो गए। किसमें, इसमें इसी में अमेंडमेंट कर दिया ना, 21 को काट के 18 कर दिया, नया जोड़ा नहीं, उसी को काट के 18 को 21 को काट के 18 लिख दिया। ठीक है, फिर 327, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, हाँ अब याद रखना है ना, हाँ 88 है ना, 88-89 भी हो किसी किसी किताब में, 88-89 ऐसा भी लिखा होगा। ठीक है, तो जब 88-89 में हो तो लगभग मान के चलिए, हाँ है ना, कुछ नहीं, उसको 88-89 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लगभग लोग याद रखना कि 88-89 में ये आया हुआ था। ठीक, उसके बाद कब आया था, जो है कौन से नंबर का था ये 61वां नंबर का था ये। अब 327 की बात करते हैं, 327 एक बार पूछा जा चुका है। 327 किसके बारे में बात कर रहा है, ये है ना, पावर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर किसके पावर की बात हो रही है, पार्लियामेंट के पावर की बात हो रही है। पार्लियामेंट को पावर दे दिया कि तुम क्या करोगे, लॉ बनाओगे, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए, है ना, कि इलेक्शन कैसे होने हैं, क्या होने हैं, तुमको लगता है अलग से कुछ नियम बनाना है तो वो बना सकता है। उसके बाद 328 ये क्या कह रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के लिए जो बनाएगा वो मतलब पंचायती इलेक्शन पंचायतों के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 329 किसके बारे में बात कर रहा है, जैसे वहां पे ओ है, हाँ बिल्कुल सही है ना, वो और 16 जोड़ दो उसमें, ZG लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला, है ना। तो वहां पर क्या कह रहा है कि चुनाव के संबंध में कोई भी हस्तक्षेप आपका कौन नहीं करेगा, जुडिशरी नहीं करेगी, न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है ना, कि भाई कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे वोट तो देना है लेकिन मैं फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरी जो है आइडेंटिटी, मेरी फोटो उसमें आए, और वो सारा मामला लेके चला गया कोर्ट में, है ना। चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के संसद का कोई इलेक्शन हुआ, हम्म। किसी के सांसद का इलेक्शन हुआ और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि वो वोटिंग ठीक से नहीं हुई या प्रॉब्लम, तो उसका मामला भी कोर्ट में नहीं जाएगा। नहीं, वो तो इलेक्शन हम कह सकते हो तो हार और जीत का मामला हो गया, है ना। चुनाव के संबंध में, इलेक्शन के संबंध में अगर कोई मामला है तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। जैसे मान लीजिए हम इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी फोटो देनी है, हर एक व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी और सारी जानकारी देनी है वोटर आईडी बनाने के लिए। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों दूं, है ना, या फिर उन्होंने मान लीजिए आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह दे दिया, अब आम आदमी पार्टी झाड़ू नहीं चाहिए हमको, कुछ अच्छा वाला दो, हाँ ऐसे नहीं है। है ना, और वो मामला लेके पहुंच गई कहां पर, कोर्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार के मामले ना हो इसके लिए जो है कहा है कि चुनाव के संबंध में आपको हस्तक्षेप, हाँ अगर आपको लगता है कि चुनाव होने के बाद चुनाव में धांधली हुई है या चुनाव में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि हाँ इलीगल एक्टिविटी हो गई है, ठीक है, या सामने वाले ने जो है कुछ बहुत सारे वोटर कट गए, तो ऐसे मामले में फिर बाद में आप जा सकते हो, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक कौन होता है, इसमें 3 लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 मेंबर इसमें होंगे। ठीक है, एक कौन होगा आपका, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, CEA, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद होते हैं 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, अगर हम बात करें 1993 के पहले, है ना, और भी पहले भी, ठीक है, 89 के पहले भी, तो पहले क्या हुआ था, सिर्फ एक ही आदमी हुआ करता था, है ना, 2 ये मेंबर्स नहीं हुआ करते थे। फिर उसके बाद उसको 3 मेंबर्स का बनाया, फिर वापस सिंगल मेंबर बनाया। तो इतने डिटेल में अपन को नहीं जाना है, बस इतना याद रखना कि प्रेजेंट में कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। ठीक है, एक हेड होता है और उसके नीचे 2 काम करने वाले और होते हैं, और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, आपके मेजोरिटी से,
है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो हेड बैठा है तो वो जो बोलेगा वही होगा, मेजोरिटी करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना तो मेजोरिटी करेंगे, मेजोरिटी जिस साइड होगी वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अपॉइंटमेंट के बारे में किसमें दिया गया है आपके 324 के 2 में, है ना, 324 के 2 में दिया गया है, इसको याद रख लेना। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, और इसके जो हम कह सकते हैं सारी सर्विसेज को लेकर सारी जो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री सैलरीज वगैरह है, उन सारी चीजों को कौन डिसाइड करेगा, आपका संसद डिसाइड करेगा। ठीक है, और इनको जो है सारे वेतन वगैरह भत्ते वगैरह कहां से दिए जाएंगे, आपके कौन से फंड से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे, है ना, जैसे बाकियों को दिए जाते हैं। ठीक, इसमें इतना ही ध्यान रख देने वाली बात है। आगे बढ़े। सर एक बार वो आर्टिकल बता दीजिए कि कौन से आर्टिकल से उसको अपॉइंट कर सकते हैं। 324 324 का 2। चलिए बढ़े आगे। चलिए इसका भी टेन्योर क्या है, सेम 665। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, हटाएंगे कैसे, जज के जैसे। ये 324 का 5 है। प्रेजेंट वाले ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर चल रहा है ना कि अभी चल रही है, मतलब वैसी बात होती ना कि इनको हाँ, हटाने की बात की, हाँ ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो हेड है ना, कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको कैसे हटाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस के द्वारा। लेकिन उसके अंडर में काम करने वाले जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे हटाएंगे, उसको डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट हटा देगा। बस जो है एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करना है, चुगली करनी है उसकी कि आपके बारे में बोल रहे बोले हटा उसका। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए तो इसको हटाना, मतलब जो हम कह सकते हैं इलेक्शन आपके जो इस अंडर में अदर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं उनको हटाना बड़ा सरल है। ठीक है, बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया, प्रेसिडेंट ने हटा दिया। चलिए आगे बढ़े। अब इसके काम क्या क्या होते हैं इसको देखिएगा एक बार। ठीक है, इलेक्शन तो ये करवा ही रहा है। ठीक है, इलेक्शन करवाने के साथ साथ जो है डिक्लेयर करता है ना, इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करता है। ठीक है, जैसे अभी शायद कल ही अनाउंस हुए हैं, है ना, वेस्ट बंगाल के लिए और 4 स्टेट्स है ना, 4 स्टेट्स केरला, कर्नाटक, असम के लिए, है ना। तो ये जो है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको 21, 20, 22 दिन में खत्म कर देंगे सारा मामला। तो उसके अलावा जो है इलेक्टोरल रूल कैसा 8 फेजेस में होता है कुछ ऐसा। हाँ, वो तो देखिए ये सारी शेड्यूल बनाने का काम इसी का है कि इसको ऐसा लगता है ना, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि हमें जो है उसको 8-10 फेज में करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम जो है उनके पास ऐसा अभी है नहीं, है ना। उनको लगता है कि हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पुलिस फोर्स भेजी जाएगी, है ना, मशीनरीज को यूज किया जाएगा, सरकारी मशीनरीज को। उनके पास लगता है कि हमारे पास उतना पावर नहीं है, तो हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर लेंगे। उनको लगता है कि अभी है अपने पास धड़ाधड़ बढ़िया, ईवीएम में है, सारी चीजें है, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनको रिकॉग्नाइजेशन करने का भी काम कौन करता है, आपका इलेक्शन कमिश्नर करता है ना। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, 2 टाइप की आपने सुनी होगी। एक होती है कौन सी, नेशनल पार्टी, और दूसरी स्टेट पार्टीज, है ना। ठीक, तो नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज होती है। कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टीज होगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमिश्नर। चलिए फिर उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जिसको हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं, इसको भी लागू करना। और ये क्या होगी, ये भी सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन चालू करेगा, है ना। क्या होती है,
मॉडल नहीं होगा ये, है ना, मॉडल नहीं होगा। इसको देखना क्या आएगा, मोड आएगा ना, मोड बोलेंगे ना, मोड कोड ऑफ इसको कंडक्ट ही सही है, मॉडल ही सही है, हाँ। ठीक है ना, मतलब ट्रांसलेशन गड़बड़ तो नहीं है। मॉडल का मतलब आदर्श, हम्म। आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता से बता दिए कि अब campaign नहीं होगा, अब पैसे नहीं दोगे, है ना, ठीक है। तो कंपेन कब, कब रोकना है, कब चालू करना है, ये हथियार हाँ। चलने चाहिए, ठीक है, ये काम लोग के पास, हाँ। चलिए चलिए, तो ये सारी चीजें, हाँ। खेलते हैं हम लोग बैट्स, बोले बेसबॉल, हाँ, फिर चलिए। जवाब नहीं था हमारे पास। क्रिकेट का बैट नहीं था, बेसबॉल का बैट था। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, चुनाव का खर्च कितना होगा, उसकी क्या लिमिट होगी, वो भी यही डिसाइड करेगा। उसके साथ साथ जो है मतदान केंद्र, मतदान गणना केंद्र, ये सारी चीजें भी ये डिसाइड करेगा कि कहां कहां पर जो है वोटिंग्स होनी है और कहां कहां पर फिर वोटिंग की काउंटिंग होनी है, ये सारी चीजें यही डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक लिख लिया, देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, जिसको हमें देखना है, यहां से शायद प्रश्न बनेंगे अपने। देखिए, सबसे पहले ईवीएम कब आई, केरल में आई, है ना, सबसे पहले ईवीएम को केरल में इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में। उसके बाद जो है फुल फ्लैश तरीके से इसको गोवा का जब हम लेजिस्लेशन का चुनाव हुआ था तब इसको यूज किया गया था पहली बार 1999 में, है ना, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद नोटा कब से चालू हुआ, 2013 से नोटा आना चालू हुआ, है ना। अब खर्चे की बात करें तो खर्चा एक बार पढ़ लेना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, ठीक है। तो लोकसभा के लिए खर्चा कितना है, खर्चे की लिमिट 95 लाख, ठीक है। स्टेट के लिए कितनी है, 75 लाख, ठीक है। चलिए, इसमें भी सॉरी, छोटे राज्य के लिए 75 लाख है, बड़े, हाँ, है ना, हाँ, स्टेट के लिए कितनी है, 40 लाख, और छोटा स्टेट अगर है तो वहां पर 28 लाख, ठीक है। बड़े राज्यों के लिए जो है आप 95 लाख, और छोटा राज्य है तो आपका 75 लाख, किसमें, लोकसभा में, ठीक है ना। तो हालांकि ये पूछेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा सबसे पहले कौन बने थे, सुकुमार सेन, ठीक है। उसके बाद पहली महिला रमा देवी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में कौन कौन है, ज्ञानेश कुमार है, और दो साथ में उनके कौन है हेल्प में, विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, है ना। चलिए, ये अपन को याद रखना है। लिख लिया, चलिए। उसके बाद चुनाव में सुधार करने के लिए, है ना, कि अच्छे हमारा फेयर जो है इलेक्शंस हो, उसके लिए समय समय पर अलग अलग कमिटीज बनी है। इन कमिटीज के नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया ये बहुत कम है, हम हो सकता है कि पूछे, लेकिन कौन सी कमिटी जो है इलेक्शन कमीशन, सॉरी, इलेक्शन से रिलेटेड है ना, चुनाव सुधार से रिलेटेड है, ये पूछता है। जैसे केस संथानम समिति, ये किससे संबंधित है, आपके इलेक्शन से संबंधित है। इसने क्या कहा था कि समय समय पर क्या होना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, है ना। परिसीमन का मतलब
पॉपुलेशन वाइज को distribute। हाँ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, है ना, तो कहां पर कितनी सीट्स होंगी, लोकसभा की कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, उसके लिए समय समय पर क्या बनाते हैं अपन, परिसीमन आयोग बनाते हैं। ठीक, परिसीमन आयोग जो है, तो हम कह सकते हैं केशम थानम ने कहा था कि समय समय पर इसको बनाते जाओ और सीट्स को चेंज करते जाओ। ठीक, फिर उसके बाद तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति के लिए बस यही डायरेक्ट यही पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है ना, तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है ना, 75 में बनी थी। इसने क्या कहा था कि एज क्या कर दो, 18 कर दो। ठीक है, और राइट टू रिकॉल की भी बात इसने की थी, है ना, राइट टू रिकॉल जो है, आप जो है आम आदमी पार्टी इसकी भी बात करती है राइट टू रिकॉल की, है ना, वापस बुलाने का अधिकार। फिर एक और कमिटी बनी, कौन सी आपकी, इंद्रजीत गुप्त। अभी एक्टिव तो नहीं है ना, राइट टू रिकॉल नहीं है, उसको हटा दिया कि भाई हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि लाना चाहिए और ये सारी चीजें, लेकिन अभी है नहीं। राज में आ गया। पंचायती राज में है, कॉलोनी के पास नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं इंद्रजीत गुप्त के बारे में। तो इंद्रजीत गुप्त समिति जो है वो 1998 में बनी थी, ये भी इलेक्शन से संबंधित है। उसके बाद है ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स किससे संबंधित है, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए हम क्या करो, सरकारी खर्च, एक सरकारी फंड बना दो, है ना, और उस फंड से सबको पैसा बांट दो और वो उसी फंड से जो है अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, है ना, कोई अपना जेब से पैसा नहीं लगाएगा, इस टाइप से उन्होंने कहा था, है ना। एक हमको क्या बना देना चाहिए, सार्वजनिक फंड बना देना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं टैक्स पेयर से नहीं, मतलब जैसे जैसे कोई भी चुनाव लड़ने आता है तो चुनाव लड़ने के बाद वो भरना पड़ता है ना उसको, एक अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो सब इकट्ठा कर लो, थोड़ा पैसा सरकार वरकार मिला है, एक फंड बना लो, फंड से जो है आप क्या करो, सबको पैसा बांट दो, है ना, कि भाई सबके से मान लीजिए 15-15 हजार आए, तो उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। उस टाइप की उन्होंने बात की थी। हालांकि ये कहाँ से सॉरी कहाँ से आएंगे ये पैसे? जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो भरा जाता है, जिसको अपन जमानत बोलते हैं ना, जमानत जब्त हो जाती है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, है ना, एक बॉन्ड देना पड़ता है। ठीक है, कुछ पैसा वहां से आएगा, कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कहाँ से आएगा? हाँ, सरकार वही टैक्स पेयर का पैसा लेगी है ना। तो कुल मिला के यहां पर एक कहा गया कि एक सार्वजनिक फंड बनाया जाए, उस फंड से जो है इसको खर्चा किया जाए। हालांकि ये बात जो है अभी तक नहीं मानी गई। उसके बाद आई थी कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था, ईवीएम के बारे में बात की, है ना, कि ईवीएम लेके आओ। दूसरा जो है उन्होंने वोटर आईडी की बात करी, कौन सी वाली, जिसके ऊपर फोटो लगी हो, है ना। और इसमें भी जो कहा था कि क्या करो, लोकसभा के लिए आप एक फंड बनाओ। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति भी किससे रिलेटेड है, आपके इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। उसके बाद बोहरा समिति आई 1993 में। ठीक है, बोहरा समिति को याद रखना, बोहरा समिति क्यों याद रखना है, क्योंकि इसने इलेक्शन में जो हम कह सकते हैं, इलेक्शन में जो अपराधीकरण होते हैं ना, अपराधियों के बारे में, कि भाई अगर मान लीजिए किसी के ऊपर केस चल रहा है तो उसको हम लड़ने से रोकेंगे। ठीक है, ऑलरेडी उसके ऊपर मान लीजिए धाराएं वगैरह लगी हुई है, ऑलरेडी उसको सजा हो गई, तो ऐसे लोगों को जो है रोकने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, वीरप्पा मोइली, है ना। वीरप्पा मोइली ने क्या कहा था, उच्च नैतिक मूल्यों के बारे में, है ना, हाई एथिकल वैल्यूज के बारे में बात की थी इन्होंने। ठीक है, कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जिनके अंदर हाई एथिकल्स वैल्यूज हो। ठीक, कुछ ऐसे सिस्टम लेकर आओ कि लोगों के अंदर एथिकल वैल्यूज बढ़े। उसके बाद जीवन रेड्डी, कैसे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मतलब हाई थे एथिकल, जो इलेक्शन, हाँ, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, है ना। ये उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे सिस्टम अगर अपन डेवलप करेंगे, है ना, एथिकल वैल्यूज को लेकर और सारी चीजें, है ना। चलिए, मतलब अगर ये सिलेबस में डाल भी दे तो उतना ही बस याद रखना जितना सिलेबस में है ना, जैसे हमारे सिलेबस में भी है। ईडब्ल्यूएस में भी मतलब अगर आप देखें तो जो ज्यादातर जनता है वो एक्चुअली ईडब्ल्यूएस है नहीं। जब जनता इतना सब कुछ कर रही है, सबको पता है, उसके बाद भी हो जा रहा है, तो ये तो फिर भी मतलब पॉलिटिशियन है। इनको ये क्या है, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स में मॉडल की है 2007 में है कि सर एक ऐसी वीडियो देखा बातें करते हैं। एक वीडियो देखा था, यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, तो उसमें एक वो थी कैंडिडेट थी जो आईपीएस थी, तो आईएएस चाहिए था। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस लगा के करनी है ना। पहले तो आईएएस आईपीएस रही, उस टाइम किया, फिर उसको जितना भी टाइम करना चाहिए प्रिपरेशन करती गई, फिर उसने ईडब्ल्यूएस लगाकर यूपीएससी दिया, और आईएएस तो फिर वो आईएएस हो गया। मतलब आईपीएस बनने के बाद इंसान भयंकर गरीब हो जाता है। आईपीएस आईपीएस से नहीं होना, यूपीएससी करेगा।
नहीं, अभी जो नए रिफॉर्म्स आए ना यूपीएससी में, यूपीएससी भी नहीं चल उसमें बोला है कि आप एक बार IPS होगा, आप दोबारा हाँ, आप तभी दूसरी बार एग्जाम दे सकते हो जब आप वहां से रेजिग्नेशन दे दो, मतलब जॉब पे रहते हुए आप एग्जाम नहीं दे सकते। नहीं है टॉपिक फ्रॉम डिस्कशन इज हाँ। कैसे लगा दिया हाँ, जब वो रवि से हाँ ओबीसी में आ गया था। ओबीसी उनने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया था रवि से यूपीएससी के, वो 3-4 साल पहले के वो है। हम्म, हाँ रवि काफी फेमस हैं वो, और मतलब हिंदी माध्यम से उन्होंने टॉप किया था उस समय। तो दीर्घकाल जो नीति के हम्म। खास चल रहे हैं कोचिंग में सब कुछ था, तो इसको नहीं, वो वहां से नहीं थे, वो विजन आईएएस से थे। तो वही यही भी कि करता है तो विकास पूरा में। टाइम तो रवि सिन्हा इन्हीं कोचिंग में तो बैठते थे। विजन आई है, नहीं, वो विजन आईएएस से थे। तो वही तो है दृष्टि। विजन अलग है, दृष्टि अलग है। विजन अलग है ना, उनकी तो दृष्टि है ना। उनकी दृष्टि आईएएस है। मुझे लगता है विजन और दृष्टि एक ही है। नहीं, विजन अलग है। सर लेकिन ये विकास दिल्ली के वाली कोचिंग से थे, नहीं, वो विजन से थे। तो उनका कुछ रहा होगा हाँ, नहीं, अब हो सकता है कि अब क्या होता है सिलेक्शन के बाद सभी बोला आओ जाओ उसके लिए। उन्हीं को बोलते कि मैंने इनको बोला था कि हिंदी में ट्राई करो, मैंने इसको गाइड किया, तो गाइड अच्छा। ऐसा कि आप ही ने बोला कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओ, हम्म। तो आप सिलेक्शन लगाए, हो गया ना भाई? नहीं, वो वाला मैंने नहीं देखा, लेकिन जब उन सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ था ना कि विजन वालों ने उन्होंने बुलाया था सिलेक्शन होने के बाद कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो उन्होंने बताया कि मैंने विजन में पढ़ाई की है ना, वो वाला मैंने वीडियो देखा था। चलिए, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हाँ हम बात करते हैं वीरप्पा मोइली के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज के बारे में बात की थी। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए, है ना, जीवन रेड्डी समिति भी बनी थी 2011 में। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन के टाइम पे जो अलग अलग प्रकार की पार्टी मिलकर क्या कर लेते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और ये करेंगे, तो उन सारी चीजों को रोकने की इन्होंने बात करी थी। हालांकि इन सब के सिर्फ नाम याद रखना अपन को, है ना, कि ये किससे रिलेटेड है, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है बस। ठीक है, चलिए, जिसमें बोहरा समिति ऑलरेडी पूछ चुका है ना, वीरप्पा मोइली, उसके बाद आपका जीवन रेड्डी समिति, इनको बस एक बार और देख लीजिएगा, है ना, इनके सिर्फ नाम याद रखना, डिटेल में नहीं जाना है। सर एक मिनट, वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे मर्ज नहीं हो सकती, हम्म। और वो चुनाव होने के बाद हो सकती है। हाँ, गठबंधन तो करती है। नहीं देखिए, गठबंधन जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे उनको आपको सिर्फ बहुमत साबित करना होता है ना, तो बहुमत साबित करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है। अगर सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही हम जो है बाहर से सपोर्ट करने का मतलब है कि हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन ठीक है चलो तुम सरकार बना लो, वैसा वाला भी सपोर्ट बनता है। सरकार बना लो, 2 लोग हमारे मंत्री हो। हाँ वो फिर अंदर से सपोर्ट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज के बारे में, है ना, तो नेशनल पार्टीज याद रखिएगा, ये नेशनल पार्टीज है, इनको सिर्फ एक बार लिस्ट को देख लेना। अभी टोटल कितनी नेशनल पार्टीज है? 6 है ना। अभी शायद रिसेंटली 2003 में क्या किया, टोटल 9 हुआ करती थी, तो बाकी 3 को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अभी जो है 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी है, कांग्रेस है ना, बीएसपी है, फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, है ना, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और कौन सी? एनपीपी, है ना, नेशनल पीपल्स पार्टी, कश्मीर वाली है। संगमा वाली। अच्छा, ये साउथ की होगी। चलिए बढ़े आगे। तो तीन को वो कर दिया बंद, वो नहीं पूछेगा क्योंकि उसका तो खत्म ही कर दिया ना उनको, है ना, नेशनल पार्टी से अलग कर दिया गया। ठीक है ना, एम, हाँ 2 है। शरद पवार वाली वो भी हट गई, अब तृणमूल कांग्रेस भी हट गई। सारे क्राइटेरिया कंप्लीट क्राइटेरिया है ना, इतना याद रखना है कि अभी टोटल कितनी है? 6 है। ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं आई है ना, उसमें अभी नेशनल पार्टी है ना, नेशनल पार्टी में है ना, अभी बनी है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अब चूंकि अभी रिसेंटली हटाया है, तो रिसेंटली हटाया है इसलिए पूछ सकता है कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, है ना, क्योंकि किसको रखा गया, किसको हटाया गया, ये डेटा काफी कठिन हो जाएगा। टोटल बस इतनी याद रखने की 6 है ना। अब कौन सी चीज फिक्स है? फिक्स ये है कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया अपन को याद रखना है, क्या होना चाहिए?
कम से कम 4 राज्यों में आपके पास स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए। अगर आपके पास 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा है तो आप क्या बन जाओगे, नेशनल पार्टी बन जाओगे। उसके बाद लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, 4 स्टेट्स में आपको लगभग लगभग कितने मिलने चाहिए, टोटल वैलिड वोट्स के 6% मिलने चाहिए, है ना। 4 स्टेट में आपने क्या किया, चुनाव लड़ा और जितना भी वोट पड़ा उसका 6% आपको मिला है। और साथ ही साथ में 4 सीटें भी आपने लोकसभा की जीती हो, है ना। सिर्फ वोट मिलने से काम नहीं चलेगा, आपने 4 सीटें भी जीती है तो आप क्या कहलाओगे, नेशनल पार्टी कहलाओगे। उसके बाद क्या है, मतलब इनमें से कोई एक शर्त आपको पूरी करनी होती है लोकसभा में, है ना। अगर आपने 2% सीटें जीत ली हो, है ना, 2% सीटें या 11 सीटें, ठीक, जो भी ज्यादा होगा, ठीक, उसके आधार पर आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक। और ये जो सीटें आप जीतेंगे इसको आपको कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीतना होगा। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। इस क्राइटेरिया को बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया पूछे जाने की संभावना है, मतलब उसमें भी हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा संभावना नहीं है। स्टेट पार्टीज का जो है यहां पर पूछ सकता है क्योंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो पूछेगा कि कितनी टोटल पार्टी, अभी 6 पार्टी है ना। इन 6 के नाम है, उनमें से आप नाम एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रेजेंट में नेशनल पार्टी नहीं रही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज कि जो रिसेंटली, है ना, पिछला मतलब रिसेंटली जो आपका जो है चुनाव हुआ है उसमें जो है आपको टोटल जो वोट है वो कितने मिलने चाहिए, 6% वोट मिलने चाहिए। साथ ही साथ में आपने क्या किया हो, 2 सीटें जीत ली हो, है ना। उस स्टेट में आपने क्या किया हो, 6% वोट भी ले लियो प्लस साथ में 2 सीटें जीत ली हो। सिर्फ 6% वोट मिल गए और सीट नहीं जीती, उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो रिसेंटली अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आपको कितने वोट मिले हो, 6% वोट मिले हो और कम से कम 1 सीट आपने क्या किया हो, जीत ली हो। तो आपको उस स्टेट की क्या मिल जाएगी, स्टेट पार्टी की जो है टैग मिल जाएगा या दर्जा मिल जाएगा। उसके अलावा विधानसभा की अगर जो है आपने कम से कम 3% क्या है सीटें जीत ली हो, है ना, या फिर 3 सीटें, जो भी इसमें से ज्यादा होगा, 3% या 3 सीटें, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसके आधार पर आपको क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उसके अलावा जो है प्रत्येक राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से एक आपने जीती हो, है ना। 25 में से एक जीती हो। 25 में से एक जीतने का मतलब है कि 25 के रेशियो में, है ना, 25 के रेशियो में। नहीं, इसको एक बार, हाँ, हर 25 में से एक आपने अगर जीत ली हो, ठीक, तो आप वहां पर स्टेट पार्टी के दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद आपने कोई भी सीट नहीं जीती है, लेकिन आपने क्या किया है, लोकसभा में और या फिर विधानसभा के चुनाव में लगभग कितने वोट मिल गए हैं आपको, 8% वोट मिल गए हैं, तो भी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी तक 6% चल रहा था, लेकिन आप कोई भी सीट नहीं जीत पा रहे हो, लेकिन वोट का परसेंटेज जो है वो 8% तक आपने जीत लिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसको सिर्फ एक बार देख लेना, ठीक है, बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे भी जो है बहुत डिटेल में जाके प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। चलिए, ठीक, ये रिसेंटली 2011 में जोड़ा गया था। बढ़े आगे, बस खत्म। जय हिंद, जय भारत। आएगा सबसे अभी नीचे। और पढ़ना है कल से स्टेट इलेक्शन करेंगे। कल, हाँ, स्टेट का देख लेंगे, ठीक है, और भी जो है और कौन कौन से कम बच रहे हैं अपने, उन सबको भी देख लेंगे। कितने पेज लेके तुमने? कमीशन में नहीं, कमीशन अभी आज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 4 आपके